बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्लांट फिजियोलॉजी क्लास। आज हम बात करेंगे अबाउट क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म या फिर कैम पाथवे के बारे में। सबसे पहले कि क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म को क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म क्यों कहा जाता है। ये किसी एसिड का नाम नहीं है। क्रेसुलेशन इसका नाम इस वजह से है कि इट वाज दिस पाथवे वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द फैमिली क्रेसुलेशी, जिनके अंदर जो सकुलेंट प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं। स्टोन क्रॉप फैमिली का नाम भी इसको दिया जाता है। उसके अंदर ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो जीरोफिटिक होते हैं और सकुलेंट्स होते हैं। उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो वाटर को स्टोर करके रखते हैं अपने लीव्स के अंदर, जो मॉडिफाइड लीव्स होते हैं उनके अंदर, इसलिए इसको क्रेसुलेशन का नाम दिया जाता है। और जो पहला कंपाउंड बनता है वो एक एसिड बनता है। इसी वजह से इसको एसिड का नाम दिया जाता है। तो कैम पाथवे की तरफ अगर हम चलें तो कैम पाथवे बेसिकली एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर रुबिस्को के पास हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंसंट्रेट कर रहे हैं। एज यू ऑल नो, हमने पहले भी डिस्कस किया कि रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जिसके अंदर कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिविटीज़ हैं। इट कैन ईदर ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू राइबोलोज बिस फास्फेट एंड इट कैन आल्सो ऐड ऑक्सीजन टू RuBP या राइबोलोज बिस फास्फेट। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ये ऐड करता है तो नॉर्मल पाथवे कैल्विन साइकिल वाला चलता है या C3 साइकिल चलता है। और अगर ये ऑक्सीजन को ऐड करता है तो फोटो रेस्पिरेशन होती है, जो कि एक तरह का कार्बन और साथ में एनर्जी लॉस है प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, या तो वो C4 पाथवे को यूज़ करते हैं या फिर वो क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के ऊपर जाते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले ये कौन कौन से मेंबर्स के अंदर पाया जाता है, तो जिसका मैंने आपको बताया कि क्रेसुलेसी फैमिली के अंदर ये पाया जाता है, जिसमें मेंबर्स हैं जैसा क्रेसुला है, सीडम है, और डिफरेंट उसके मेंबर्स आते हैं। अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो उसमें पाइनएप्पल के अंदर भी पाया जाता है, अगेव के अंदर पाया जाता है, वेनिला के अंदर यही वाला पार्ट से पाया जाता है। उसके अलावा कैक्टस के अंदर और यूफोरबिया जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म ही पाया जाता है। ठीक है। और अब इसका फ़ायदा क्या है। इस मैकेनिज्म के थ्रू प्लांट्स जो हैं वो वाटर यूज़ एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे मुराद ये है कि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो अपने अंदर रिटेन कर सकते हैं। ट्रांसपायरेशन को, यानी कि लॉस ऑफ वाटर को, जो कि दिन के वक्त हो रहा होता है स्टोमेटा के ओपन होने की वजह से, उसको रेजिस्ट कर सकते हैं। और कितने हद तक रेजिस्ट कर सकते हैं, तो अगर हम देखें कि फॉर ईच ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ईच ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग गेन्ड या बीइंग यूटिलाइज, उसके लिए जो प्लांट्स कैम पाथवे को यूज़ करने वाले प्लांट्स हैं वो 50 to 100 ग्राम ऑफ वाटर को जो है वो लॉस करते हैं। ठीक है। 50 to 100 ग्राम ऑफ वाटर इज लॉस फॉर एवरी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गेन। वेयर एज फॉर द C3 प्लांट्स जो कि नॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू चलते हैं, उसमें ये जो वैल्यू है ये 400 to 500 ग्राम ऑफ वाटर तक चली जाती है फॉर एवरी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। और अगर हम C4 प्लांट्स की बात करें तो इसमें ये 250 to 300 ग्राम ऑफ वाटर इज यूज फॉर ईच ऑफ द ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग गेन। ठीक है। तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं ये वाटर लॉस को रेजिस्ट भी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ में फोटो रेस्पिरेशन को भी रेजिस्ट कर रहे होते हैं, कि इनके अंदर टेम्परल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है रुबिस्को के लिए। अब अगर हम बात करें कि ये किस तरह से काम करते हैं, तो क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि एरिड एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं, ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाते हैं। तो वो उस एरिड एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे होते हैं कि अपने स्टोमेटा को दिन के वक्त क्लोज करके रखते हैं और रात के वक्त स्टोमेटा को ओपन करते हैं। अब दिन के वक्त जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं हो सकती और वाटर का लॉस भी नहीं हो सकता। लेकिन वो क्या करते हैं कि रात के वक्त जब स्टोमेटा के ओपन होते हैं तो उस वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक कर लेते हैं और उसको इन द फॉर्म ऑफ एन एसिड, जिसको हम मैलेट की फॉर्म या मैलिक एसिड की फॉर्म में वो अपने वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। ये बात फिर अभी हम देखते हैं। और जैसे ही सुबह दिन आता है तो वही वाला जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाता है, जो मेन एंजाइम होता है। ठीक है। फॉस्फेनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की हम बात करेंगे। और उसके बाद वही जो मैलिक एसिड है वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैलेट और फिर पायरुवेट, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर प्लांट्स दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं द स्टेप वाइज के प्रोसेस क्या हो रहा होता है। सबसे पहले अगर हम नाइट की बात करें तो नाइट टाइम पे इनके स्टोमेटा ओपन होते हैं। तो जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड
विद दी जब ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट हो जाती है बाइकार्बोनेट एंड प्रोटॉन्स या फिर हाइड्रोजन आइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। This bicarbonate then combines with phosphoenol pyruvate. Phosphoenol pyruvate, a three carbon molecule, a phosphorylated three carbon molecule. अब ये जो फास्फोइनोल पायरोवेट है इसका सोर्स बेसिकली स्टार्च है। स्टार्च की जब डिग्रेडेशन होती है तो वो आपको पता ही है कि वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज फिर ट्रायोस फास्फेट्स के अंदर, जो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट भी हो सकता है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी हो सकता है, और उनसे फिर कन्वर्जन हो जाती है इनटू फास्फोइनोल पायरोवेट, अ फास्फोराइलेटेड 3 कार्बन मॉलिक्यूल। Then this phosphoenol pyruvate combines with HCO3, a bicarbonate, with the help of an enzyme, phosphoenol pyruvate carboxylase, PEPCO जिसको कहा जाता है, and resulting molecule is a 4 carbon molecule because 3 कार्बन हमारे पास फास्फेनोल पायरोवेट के और एक कार्बन यहाँ से बाइकार्बोनेट से, तो 3 + 1 4 कार्बन मॉलिक्यूल जिसको हम ऑक्सैलो एसीटेट का नाम देते हैं। ठीक है, दिस वन इज ऑक्सैलो एसीटेट। फिर यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम जिसको हम नाम देते हैं NAD मैलिक डिहाइड्रोजिनेज का, यहाँ पे NAD मैलिक डिहाइड्रोजिनेज का नाम जिसको दिया जाता है, उसकी मदद से ऑक्सैलो एसीटेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है मैलेट के अंदर, और फिर यहाँ पे ये मैलेट का ट्रांसपोर्टर है जो कि मैलेट को ट्रांसपोर्ट कर देता है इनसाइड द वैक्यूल। ठीक है, और साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि ये जो है एटीपी सिंथेज के थ्रू एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है और उसकी एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं इन पंपिंग ऑफ द प्रोटॉन इनसाइड द वैक्यूल, और फिर ये दो प्रोटॉन्स और मैलेट एक दूसरे के साथ कंबाइन होके दे फॉर्म एन एसिड दैट इज मैलिक एसिड। ठीक है, तो ये रात का वक्त है और रात के वक्त में फिर इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को इन द फॉर्म ऑफ एन एसिड मैलिक एसिड स्टोर कर लिया जाता है। जैसे ही सुबह होती है तो उस वक्त ये मैलिक एसिड दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैलेट। मैलिक एसिड पहले मैलेट में कन्वर्ट होता है और फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट आउट हो जाता है, इन दोनों की दो प्रोटॉन्स और मैलेट की ट्रांसपोर्ट हो जाती है बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर। वहाँ से मैलेट इज ट्रांसपोर्टेड टू द क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे भी ये क्लोरोप्लास्ट है, और जैसे ही यहाँ पे ये मैलेट ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, it is then converted into pyruvate and carbon dioxide using enzyme NADP malic enzyme. The enzyme is NADP malic enzyme. So with the help of this enzyme, malate is converted into pyruvate, a 3 carbon molecule, and the fourth carbon is released in the form of carbon dioxide. This carbon dioxide can take part in the Calvin cycle, normal Calvin cycle जिसको हम C3 cycle का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये पाथवे चलता है, और pyruvate can easily be transferred into starch or whatever the molecule is। ठीक है, उसके अंदर वो कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो नाइट टाइम के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक होती है और उसको फिर एक एसिड की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है जिसको हम कहते हैं लीफ एसिडिफिकेशन का प्रोसेस। और जैसे ही सुबह आती है तो उसमें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाती है, और साथ ही में डी एसिडिफिकेशन का भी प्रोसेस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से अपना नॉर्मल पाथवे या नॉर्मल जो आपका कैल्विन साइकिल है उस तरह से चला सकती है। इस तरह से क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म को फॉलो करने वाले जो प्लांट्स हैं टेम्परली यानी कि टाइम बेस्ड जो है वो डिमार्केशन कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की। ठीक है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि जब दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है यहाँ से रिलीज होने की वजह से, तो फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं हो सकती। और दिन के वक्त ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का मकसद इसलिए है क्योंकि जो डार्क रिएक्शन है या कैल्विन साइकिल है उसके लिए एटीपी और NADPH बहुत ज़रूरी हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइट रिएक्शन के रिजल्ट में बन सकते हैं। तो ये रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं, सुबह के वक्त जो है वो उसको रिलीज कर देते हैं। इस तरह से वाटर लॉस को भी रिजिस्ट कर सकते हैं क्योंकि दिन के वक्त स्टोमेटा क्लोज्ड होंगे, और साथ ही साथ में फोटो रेस्पिरेशन को भी रिजिस्ट कर सकते हैं। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।